डर से कांपता, रोता घबराया और छोटा लड़का गांव की ओर भागा और लोगों के पैरों में आकर गिर पड़ा। फिर सुबकते हुए टूटती आवाज में बोला कि मेरे भाई को बचा लो, एक बड़ा लाल जानवर उसे उठा ले गया है। शारदा और लद्या नदियों के संगम से थोड़ा सा पहले दाहिने तट पर बसा एक छोटा सा गांव चुका। इस गांव के उत्तरी पश्चिमी किनारे से एक रास्ता जंगल की फायर लाइन के साथ साथ आगे चलकर दो रास्तों में बढ़ जाता है, जिनमें से एक रास्ता नदी की एक धारा को पार करके थाक नाम के गांव तक जाता है, तो दूसरा पहाड़ों के बीच से घूमता हुआ कोट केंद्री तक। साल 1936, सर्दियों की एक शाम, ढलती रोशनी, ठंडी हवा और जंगल में पसरी गहरी खामोशी। अपने दो बैलों को हाँकता हुआ एक आदमी फायर लाइन के साथ साथ चलता हुआ चूका गांव पहुंचने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों में घात लगा एक बाघ ने उन बैलों पर हमला बोल दिया और शांत माहौल एक पल में दहशत से भर गया। इससे पहले वो किसी बैल को अपना शिकार बनाता, वो आदमी अपने बैलों को बचाने के लिए हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और अपनी लाठी लहराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके शोर और साहस से उस बाघ का ध्यान बैलों से हट गया और इस अवसर का फायदा उठा वो बैल जान बचाकर वहां से भाग गए। अब वहां आमने सामने थे तो वो किसान और अपना शिकार छिन जाने से गुस्से में गुर्राता वो बाघ। अब आक्रामक तेवर में उस बाघ को अपनी तरफ बढ़ता देख वो किसान घबराया और मुड़कर भागने लगा, लेकिन वो 2 कदम ही भाग पाया था कि उस बाघ ने छलांग मारकर अपने पंजे उसके कंधों में गड़ा दिए। बाघ के एक पंजे ने उस आदमी के हाथ को कंधे से कलाई तक गहरा घाव बनाते हुए चीर डाला, लेकिन उसकी किस्मत उस दिन उसके साथ थी। उसने अपने कंधे पर खाद्य सामग्री का एक थैला टांग रखा था। जब बाघ ने उसके ऊपर छलांग मारी तो उसका एक पंजा उस थैले पर पड़ा और वो थैला उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। नीचे गिरा वही थैला अब बाघ का निशाना बन गया। वो उसे अपने पंजों से और दांतों से फाड़ता रहा। इस बीच वो आदमी चिल्लाता हुआ कुछ मीटर दूर स्थित चूका की ओर भागा। इधर उस आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनकर और गांव की ओर भागकर आते घबराए बैलों को देखकर कुछ लोग उसी दिशा में भागे और उन लोगों की सहायता से उस आदमी की जान बच पाई। इस घटना के कुछ दिन बाद 2 आदमी टनकपुर बाजार से खरीदारी कर कोट केंद्री की ओर जाने वाली तीखी चढ़ाई वाले रास्ते पर चढ़ रहे थे कि तभी सामने लगभग 50 गज दूर एक बाघ ने वो रास्ता पार किया और खाई में उतर गया। कुछ देर वहां प्रतीक्षा करने के बाद जब उन्हें लगा कि वो बाघ दूर निकल गया होगा तो उन दोनों ने जोर जोर से बात करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, पर वो बाघ वहीं घात लगाकर बैठा था और जैसे ही आगे चल रहा वह व्यक्ति उस जगह पहुंचा जहां से वो बाघ नीचे खाई में उतरा था, तो घात लगाए उस बाघ ने उस आदमी पर हमला कर दिया। उस आदमी ने अपने सिर पर गुड़ से भरा थैला रखा था। बाघ ने जब अपने जबड़ों में उस आदमी का सिर दबोचना चाहा तो सिर की जगह वो थैला उसके जबड़ों में आ गया। वो बाघ उस थैले को उठा खाई में उतर गया और इस बार भी एक थैले की वजह से एक इंसान इस बाघ का निवाला बनने से बच गया। इन दोनों घटनाओं के बाद जो भी इंसान इस बाघ का शिकार बने उनसे यह बात तो स्पष्ट थी कि अब यह बाघ उन मनुष्यों को चुन रहा था जिन्होंने अपने सिर या पीठ पर कोई थैला या अन्य कोई बोझ नहीं रखा होता था। थाक गांव, जो चूका से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर दक्षिण में पहाड़ों पर स्थित है। जून 1936 की शुरुआत के एक दिन थाक गांव के 7 आदमी और लगभग 13-14 साल के 2 लड़के गांव से 200 गज पश्चिम में अपने मवेशियों को चरा रहे थे। रोजाना की तरह ये सभी लोग एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे थे। करीब 10 बजे घास के मैदान में चर रहे कुछ मवेशी जंगल में घुस गए तो इन लोगों ने उन दोनों लड़कों में से एक को जंगल में उन मवेशियों को हाँकने भेजा और जून की गर्मी में ये सभी पेड़ की ठंडी छांव के नीचे सुस्ताते और सोते रहे।
शाम करीब 4 बजे जंगल से आई बार्किंग डियर की आवाज़ ने सबको जगा दिया। कुछ मवेशी अब भी उस जंगल के किनारे और कुछ अंदर थे। इस बार उन मवेशियों को जंगल से खदेड़ कर लाने के लिए दूसरे लड़के को भेजा गया। अभी उस लड़के को जंगल के अंदर गए कुछ देर ही हुई थी कि जंगल के अंदर से सभी जानवरों में एकदम से भगदड़ मच गई और वो सभी मवेशी गांव की ओर भागने लगे। ठीक अगले ही पल जंगल से निकलकर एक बाघ एक गाय पर झपटा और उसे वहीं मार डाला। मवेशियों की भगदड़ और उन लोगों के शोर को सुनकर गांव के बाकी लोगों का ध्यान भी उस ओर गया और जल्दी ही लोगों की एक बड़ी भीड़ उस जगह इकट्ठी हो गई जहां से नीचे उस घास के मैदान और उससे सटे जंगल को देखा जा सकता था। उस भीड़ में एक विधवा औरत भी थी। वो उस दूसरे लड़के की मां थी जो शाम को काकड़ की आवाज के बाद जंगल से मवेशियों को हाँकने गया था। जब उसे पता चला तो वो रोती चिल्लाती जंगल में दौड़ पड़ी। उस पहले लड़के के माता पिता भी वहां आ चुके थे और जब उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा तो उन लोगों को याद आया कि उन्होंने तो उसे 10 बजे के बाद से देखा ही नहीं था। दुखी और घबराए वो दोनों भी अपने बच्चे को ढूंढने बाकी लोगों के साथ जंगल में चले गए। जंगल में कुछ मीटर अंदर चलने पर वहां का नजारा देख उन सबका दिल दहल उठा। दूसरे लड़के का शव औंधे मुंह रास्ते में पड़ा था और उससे कुछ दूर झाड़ियों में उस पहले लड़के का मृत शरीर। बाघ ने उसका कुछ हिस्सा खा लिया था और उनके पास ही एक बछड़ा भी मरा पड़ा था। गांव वालों द्वारा दिए गए विवरणों और जानकारी से अंदाजा लगाया गया जब मवेशियों ने सुबह जंगल में प्रवेश किया होगा तभी उस बाघ ने उस बछड़े को अपना शिकार बना लिया होगा और जब उनको हाँकने के लिए उस पहले लड़के को भेजा गया तो वो ठीक उसी जगह पहुंच गया जहां बाघ अपने शिकार के पास बैठा था। उस लड़के के शोर मचाने या बचकर भागने से पहले ही उस बाघ ने उसे मार डाला होगा। फिर शाम करीब 4 बजे उस लड़के को खाते बाघ को देखकर बार्किंग डियर के द्वारा मचाए शोर से वो सभी लोग जाग गए और उन्हें लगा कि उनके मवेशी जंगल में घुस गए हैं जिन्हें देखकर वो आवाज निकाल रहा है। जब दूसरा लड़का उन्हें खदेड़ने के लिए जंगल में गया तो दुर्भाग्यवश वो भी उसी जगह जा पहुंचा जहां बाघ उस पहले लड़के को खा रहा था और इससे पहले वो भागता बाघ ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। संभवतः मवेशियों ने उसे मरते हुए देखा तो वो उसकी सहायता के लिए आगे बढ़े होंगे। गाय और भैंसों को अक्सर ऐसा करते हुए देखा जा सकता है और बाघ को उस लड़की के पास से भगा देने के बाद उनमें भी भगदड़ मच गई होगी। लेकिन इस बात से गुस्साए बाघ ने भाग रहे उन जानवरों का पीछा किया और एक और मवेशी को मार डाला। एक ही दिन में इस बाघ द्वारा किए गए इन 4 शिकार से नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में हड़कंप मच गया और इस बाघ को मारने के सभी प्रयास किए गए। कुछ अंग्रेज अधिकारी इस बाघ को मारने के लिए पूरी रात मचानों पर बैठे और 2 अवसरों पर उन्हें इस बाघ पर गोली चलाने का मौका भी मिला, लेकिन हिरन का शिकार करने वाली उन गोलियों से वो बाघ घायल होकर पहले से भी ज्यादा खूंखार बन गया। फिर एक घटना जिसने इस पूरे इलाके का खून जमा दिया। था गांव से 200 गज ऊपर के खेत, गेहूं की फसल काटी जा चुकी थी। 10 और 12 वर्ष के 2 भाई अपने मवेशियों को चरा रहे थे। इनके माता पिता की कुछ वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और एक दूसरे के अलावा इनके परिवार में इनका कोई नहीं था। ये दोनों उस खेत के बीच में बैठे थे और खेत के दूसरे सिरे पर झाड़ियों का एक झुरमुट था जिसके आगे लगभग 1000 फुट ऊंची पहाड़ी शुरू हो जाती है। दोपहर में उनकी एक गाय उन झाड़ियों की ओर चली गई और वो दोनों भाई भी पास पास चलते हुए उसे वापस खेत की तरफ खदेड़ने के लिए चल पड़े। बड़ा भाई आगे चल रहा था और उससे कुछ कदम पीछे छोटा भाई। जैसे ही वो एक झाड़ी के बीच से गुजरे तभी घात लगाकर बैठा वो बाघ उस पर झपटा और पलक झपकते ही उसे जंगल की ओर उठा ले गया। अपने भाई को अपनी आंखों के आगे इस तरह बाघ द्वारा ले जाते देख घबराया कांपता वो लड़का गांव की ओर भागा और कुछ लोगों के पास सुबकते हुए उनके कदमों में गिर पड़ा। जब वो थोड़ा स्पष्ट बोलने लायक हुआ तो उसने लोगों को बताया कि एक बड़ा लाल रंग का जानवर उसके भाई को उठा ले गया है। उन लोगों को पता था कि उस लड़के का बच पाना असंभव है, फिर भी कुछ लोगों ने साहस दिखाते हुए खून और घसीट के निशानों का पीछा करते हुए गांव के पूर्व में स्थित घने जंगल में लगभग 1 किलोमीटर तक उस लड़की की खोज की। शाम हो चुकी थी
और धीरे धीरे दिन की रोशनी ढलती जा रही थी। जंगल में अंधेरा लगभग हो ही चुका था, इसलिए ये लोग वापस थाक गांव की ओर लौट आए। उस रात गांव से सटे जंगल से कई बार उस बाघ की दहाड़ सुनाई दी। अगले दिन पड़ोसी गांव के कुछ लोगों की सहायता से पूरे दिन जंगल में खोज की गई, पर उस लड़के की लाल टोपी और रक्त से सने कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिला। चूका के इस आदमखोर बाघ के आतंक से अब लद्या घाटी के हर गांव में दहशत फैल चुकी थी। लोगों ने जंगल की तरफ जाना छोड़ दिया। अब दिन के समय भी इस बाघ की दहाड़ गांव के नजदीक सुनी जाने लगी थी। 3 जिलों नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल के उपायुक्त इबर्टसन ने अपने मित्र जिम कॉर्बेट को इस इलाके के लोगों को इस संकट से मुक्त करने के लिए आग्रह किया। अप्रैल 1937 की एक सुबह इबर्टसन, उनकी पत्नी जीन और जिम कॉर्बेट मोटर बस से हल्द्वानी और टनकपुर होते हुए चूका के पास ब्रह्मदेव पहुंचे और शारदा नदी के किनारे तंबू लगाकर रात व्यतीत की। अगले दिन काला डूंगा रुके और कुछ लोगों को टेंट और शिविर लगाने के लिए चूका भेजा गया। कॉर्बेट के चूका पहुंचने से पहले बाघ के चारे के लिए टनकपुर से 6 भैंसे चूका भेजे जा चुके थे। अगले 4 दिनों तक कुछ भैंसों के पास बाघ के पगमार्क्स तो दिखाई दिए, पर उसने किसी भैंसे को छुआ तक नहीं था। फिर 5वीं रात थाक गांव के पास जंगल में उस जगह बंधे भैंसे को इस बाघ ने मार डाला जहां उसने 2 लड़कों को अपना शिकार बनाया था। लेकिन उस भैंसे को एक घने जंगल में खींच ले जाने की बजाय उसे खुले मैदान में से ऊपर की ओर एक चट्टानी टीले पर ले गया। ये बाघ इतना शातिर था कि ऐसा उसने घने जंगल की ओर रास्ते में पेड़ पर बनी मचान से बचने के लिए किया, क्योंकि पहले के 2 अवसरों में कुछ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा उन मचानों पर से ही उस पर गोलियां दागी गई थी। उस भैंसे के कुछ हिस्से को बाघ खा चुका था और पंजों के निशान से कॉर्बेट को पता लगा कि एक बड़ा नर बाघ है। पिछले शिकार और इस भैंसे पर बाघ के दांतों को निशानों को देखकर ग्रामवासियों ने बताया कि इसका एक दांत टूटा हुआ है, क्योंकि इसने जितने भी शिकार किए थे उनके शरीर पर इस बाघ का एक दांत केवल खाल को खुरच ही पाता था, उनमें छेद नहीं करता था। कॉर्बेट ने शिकार से 20 गज दूरी पर एक जामुन के पेड़ पर बैठने की योजना बनाई। एक आदमी को उस पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ने के लिए ऊपर भेजा, जो उस पेड़ की एकमात्र मोटी शाखा जिस पर बैठकर कॉर्बेट को उस बाघ का निशाना साधना था, वहां से शिकार के दिखने में बाधा डाल सकती थी। दोपहर करीब 3 बजे जब कॉर्बेट और इबर्टसन भोजन कर रहे थे, कुछ कलीज फिजेंट्स ने उत्तेजित आवाज में कटकटाना शुरू कर दिया। इबर्टसन और कुछ अन्य आदमी बाघ का ध्यान भटकाने के लिए उस जगह के पास से निकलकर चूका की तरफ निकल गए। इस बीच कॉर्बेट भी चुपचाप उस जामुन के पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद फिजेंट्स के साथ साथ बार्किंग डियर ने भी बोलना शुरू कर दिया। वो बाघ आ चुका था। कुछ देर बाद बार्किंग डियर ने बोलना बंद कर दिया और जंगल पहले से शांत हो गया। डूबते सूर्य की लालिमा भी धीरे धीरे स्याह हो गई और गांव की ओर से आ रही आवाजें भी अब धीरे धीरे बंद हो चुकी थीं। कुछ समय बाद एक बार्किंग डियर ने उस पेड़ से करीब 200 गज दूर पहाड़ी से भौंकना शुरू कर दिया, जो पहली जगह से बिल्कुल विपरीत दिशा में थी। मतलब स्पष्ट था, बाघ ने पेड़ की टहनियां तोड़ते उन आदमियों को देख लिया था और अंधेरा होती वो शिकार के पास आया। पर जरूर उसने पेड़ पर बैठे कॉर्बेट को देख लिया होगा, इसलिए वो वहां से दूर चला गया। बार्किंग डियर की आवाज रुक रुक कर आधी रात तक आती रही, पर ये निरंतर दूर होती जा रही थी। सुबह होते ही कॉर्बेट के 2 आदमी उन्हें लेने पहुंचे और शिकार को गिद्धों से बचाने के लिए उसे टहनियों से ढककर ये वापस शिविर में आ गए। दोपहर करीब 1 बजे कॉर्बेट थाक गांव की तरफ गए, जहां लोगों ने उन्हें बताया कि गांव के साथ लगी पहाड़ी पर बने रास्ते के पास एक सांबर ने कुछ देर पहले कॉल करी थी। कॉर्बेट ने इस रास्ते के किनारे एक पेड़ पर मचान बनवाई और पास ही में एक भैंसे को बांध दिया। बाघ को आकर्षित करने के लिए उस भैंसे के गले में एक घंटी भी बांधी। करीब 1 घंटे बाद घाटी की दूसरी ओर से बाघ की दहाड़ के साथ कई जानवरों की स्ट्रेस कॉल शुरू हो गई, लेकिन वो बाघ पूरी रात नहीं आया और सुबह होती कॉर्बेट वापस शिविर में लौट गए। जब वो नाश्ता कर रहे थे तब उन्हें सूचना मिली कि घाटी में जहां से रात को बाघ के दहाड़ने की आवाज आई थी, उसके साथ सटे जंगल में बंधे भैंसे को बाघ ने मार डाला है और उसे घसीटकर उस जगह ले गया है जहां घाटी थोड़ी संकीर्ण हो जाती है।
कॉर्बेट अन्य 4 लोगों के साथ जैसे ही उस संकीर्ण घाटी से आगे बढ़े, सामने की झाड़ियों से बाघ की गुर्राहट शुरू हो गई। जंगल में झाड़ियों में छुपे बाघ की गुर्राहट सबसे ज्यादा डरावनी होती है और ये घुसपैठ करने वालों के लिए एक चेतावनी होती है। अब एक कदम आगे बढ़ना मूर्खता हो सकती थी, इसलिए कॉर्बेट ने अपने साथ गए लोगों को धीरे धीरे पीछे हटने को बोला और करीब 100 गज ऊपर आकर ये झाड़ियों की ओट लेकर बैठ गए। कुछ देर बाद एक आदमी फुसफुसाया, बाघ, और उसने घाटी के पार इशारा किया। उस बाघ ने भी उस आदमी को देख लिया था। वो खड़ा हुआ और उठकर घाटी की दूसरी ओर पहाड़ी के ऊपर जाने लगा। कॉर्बेट ने तुरंत निशाना लगा के फायर कर दिया। बाघ हवा में उछला और नीचे गिर गया, पर अगले ही पल खड़ा हुआ, फिर तेजी से भागते हुए उन सबकी आंखों से ओझल हो गया। जमीन का निरीक्षण करने पर कुछ बाल दिखे, शायद गोली बालों को छूकर निकल गई थी। पास ही में एक पानी के कुंड के पास वो मारा गया भैंसा भी मिल गया। अगले दिन निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि रात को बाघ ने उस भैंसे को उस जगह से कुछ दूरी पर ले जाकर पूरी रात खाया था। साथ ही वहां पर खून न मिलने से यह भी स्पष्ट हुआ कि उस बाघ को गोली नहीं लगी थी। 4 दिन बाद थाक गांव से सूचना मिली कि बीती रात बाघ ने बांधे गए भैंसे को मार डाला है और उसे घाटी में घसीट ले गया है। कॉर्बेट और रिबर्टसन अन्य कुछ आदमियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घसीट के निशानों का पीछा किया। घनी झाड़ झंखाड़ ढालदार किनारों के बीच से करीब 2 मील दूर एक काफल के पेड़ के नीचे उन्हें वो मारा गया भैंसा दिखा। भैंसे की गर्दन पर पड़े 3 दांतों के निशान से उन्हें पता चल गया कि ये वो नरभक्षी बाघ ही था। पर एक बात ने उन दोनों को बेचैन कर दिया कि इतनी दूर लाने के बाद भी उस बाघ ने इस भैंसे को खाया तक नहीं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने शिकार पर वापस जरूर लौटेगा। कॉर्बेट ने पास ही में एक पहाड़ के किनारे 45 डिग्री कोण पर झुके एक पीपल के पेड़ पर बैठने का निर्णय लिया। साथ ही अपने साथ आए आदमियों से 60 गज दूर स्थित एक अन्य पेड़ पर मचान बांधने के साथ शाखाओं को हिलाने का ढोंग करने को बोला। उन्हें आभास था कि वो बाघ उन्हें अवश्य ही देख रहा होगा। इस बीच वो बड़ी खामोशी से उस पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद इबर्टसन बाकी के आदमियों के साथ जोर जोर से बात करते हुए वहां से दूर चला गया। अभी उन्हें गए 15 मिनट ही हुए होंगे जब घाटी के दूसरी ओर से मकैक बंदर ने वार्निंग कॉल देनी शुरू कर दी, जो बाघ के होने की सटीक जानकारी होती है। तभी कॉर्बेट को अपने पीछे खड़ी ढलान वाली पहाड़ी के नीचे एक टहनी के चटकने की आवाज सुनाई दी। करीब 40 गज दूर खड़ा वो बाघ उस पेड़ को ही देख रहा था जिस पर वो आदमी चढ़कर मचान बनाने का नाटक कर रहे थे। फिर पलटकर धीरे धीरे चलता हुआ उस पेड़ के नीचे आ गया जिस पर कॉर्बेट बैठे थे। कॉर्बेट को नीचे कुछ दूरी पर बाघ द्वारा मारा गया भैंसा तो दिख रहा था, पर पेड़ के ठीक नीचे देखने के लिए उन्हें कुछ टहनियां हटानी पड़ती। ऐसा करने से बाघ को कॉर्बेट के बैठा होने का पता चल जाता। वो ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है कि वो बाघ ऊपर ही देख रहा हो और जरा सी हलचल होते ही हमला न कर दे। अगले लगभग 15 मिनट तक वो बिना हिले डुले स्थिर बैठे रहे, लेकिन जब वो बाघ पेड़ से आगे नहीं बढ़ा तो उन्होंने धीरे से कुछ पत्तियां हटाकर देखा। वो बाघ उस पेड़ के ठीक नीचे जमीन से अपना सिर टिकाकर सोया था जिस पर कॉर्बेट बैठा था। ये एक गर्म दोपहरी थी, ऐसे में पेड़ की ठंडी छांव में वो बाघ घंटों तक सो सकता था और अंधेरा होने पर ही अपने शिकार को खाने जाता। पर अंधेरे में निशाना लगाना मुश्किल हो जाता, इसलिए उसके शिकार पर जाने की प्रतीक्षा करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कॉर्बेट ने राइफल की नाल से धीरे धीरे पत्तियों के बीच से रास्ता बनाया और फिर फायर झोंक दिया। गोली लगते ही वो बाघ उछला और पीठ के बल नीचे की ओर सरकने लगा। तभी कॉर्बेट मुड़े और बाघ की छाती का निशाना लेकर दूसरा फायर कर दिया। बिना किसी गर्जना के वो बाघ कुछ पलों में ही शांत हो गया। गोली की आवाज सुनकर कुछ ही देर में इबर्टसन कुछ लोगों के साथ वहां आ पहुंचे। निरीक्षण करने पर पाया गया कि एक बड़ा नर बाघ था, लगभग 9.5 फीट लंबा। उसके निचले जबड़े का दाहिना कैनाइन दांत टूटा हुआ था और शरीर में कई जगह हिरण मारने वाली छोटी छोटी गोलियां धसी हुई थी। उस रात आसपास के सभी गांवों में खबर फैल गई कि वो आदमखोर बाघ मारा जा चुका है। अगली सुबह 100 से ज्यादा लोग उस बाघ को देखने के लिए घेरे में खड़े थे, जिनमें वो 10 साल का अनाथ लड़का भी था जिसके एकमात्र परिवार
उसके बड़े भाई को इस बाघ ने मारकर खा लिया था।